बच्चों, गत सत्र में हम लोगों ने भाषा का परिचय प्राप्त किया था। भाषा परिचय के बाद आते हैं, भाषा की इकाई है वाक्य। इकाई का अर्थ ये होता है कि उसके बाद उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह आधार के रूप में होता है। तो वाक्य भाषा की इकाई है और वाक्य की इकाई है शब्द और शब्द की इकाई है ध्वनि या वर्ण। आइए इसे एक बार बोर्ड पर समझते हैं। वाक्य है, उदाहरण के रूप में देखिए, व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। शब्द, इनमें से व्याकरण एक शब्द है, पढ़ना दूसरा, अनिवार्य तीसरा है चौथा। इस तरह से कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं, उसमें अलग अलग शब्दों से वाक्य रचना होती है, ये आप जानते हैं। शब्द है व्याकरण, इन चार शब्दों में से एक ही लिया मैंने, व्याकरण। पढ़ना भी ले सकते थे, अनिवार्य भी ले सकते थे, है भी ले सकते थे। तो व्याकरण शब्द लिया और अब व्याकरण शब्द के टुकड़े किए जाए तो आता है व हलंत, धन य हलंत, धन आ, धन क हलंत, धन अ, धन र हलंत, धन अ, धन न। यानी अब जाकर के इन ध्वनियों को मिला दिया गया तो बना शब्द व्याकरण। ध्वनि क्या है? व ध्वनि है, य ध्वनि है, आ ध्वनि है, का ध्वनि है। ध्वनि है क्या चीज? अब ये फिर से देखिए, भाषा की इकाई है ध्वनि। इसके बाद व के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसी को हमने भाषा में इकाई का नाम दिया है। आपने पहले सुना था व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, ये भाषा की इकाई है क्योंकि वाक्य है। ये एक सार्थक इकाई है, शब्द भी सार्थक इकाई है। ध्वनि इकाई है किंतु इसका कोई अर्थ सुनिश्चित नहीं है। कहीं कहीं किसी वर्ण के अर्थ होते हैं, जैसे ग माने गमन, ख माने आकाश, लेकिन सारे वर्णों के सारी ध्वनियों के अर्थ सुनिश्चित नहीं है। इसलिए ध्वनि भाषा की इकाई है। वर्ण क्या है? ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया गया, जब लिख दिया गया, तब उसे वर्ण या अक्षर कहा गया। वर्ण और अक्षर में भी एक माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। वह हलंत है और इसमें अ शामिल है, यानी ध्वनि वह है, उसमें अ शामिल कर दिया जाए तो ये वह जो हम लिखते पढ़ते हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला इसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में अ से लेकर के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ यहां तक और री, ये 13 स्वर आपने पढ़े हैं। और व्यंजन में क से लेकर के ज्ञ तक ये 39 व्यंजन होते हैं कुल मिलाकर के। स्वरों की संख्या 11 है। स्वर कहते किसे हैं? स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे अ हमने कहा तो अ हम बोल रहे हैं और अ सुनाई पड़ रहा है, अ को लिखा भी जा सकता है। लेकिन जब हम क बोलते हैं तो क ये हलंत है और हलंत में अ जुड़ा हुआ है, क अ आएगा ही आएगा। यानी क का उच्चारण हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें कोई स्वर शामिल न हो जाए। ये व्यंजन है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव ही नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और जिस व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है उसको हम प्रदर्शित करने के लिए हल चिन्ह लगाते हैं नीचे। क ये व्यंजन है और इसे हल, इस व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहा गया है, हल।
तो इसमें अंत में ये हल लगा हुआ इसलिए क हलंत है, ये हल चिन्ह है। इसके कारण यहाँ पर क का जो स्वरूप है उसको हम कहेंगे क हलंत। क हलंत में आ जुड़ गया तो क का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। स्वर और व्यंजन यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ गए। इसमें एक चीज और है, अ आ ई उ री और ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये अंग और अह पहले इसे अंग और अह को स्वर में ही शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में व्याकरणाचार्यों ने ये उनके अनुसार अंग और अह जो है ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, यानी स्वर और व्यंजन के योग है। क्यों? क्योंकि जैसे अ का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अ आ ई इन सारे स्वरों का, लेकिन अंग का उच्चारण जब हम करते हैं तो अ आता है और फिर अंग, ये अंग आता है, यानी इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और हो जाते हैं ये व्यंजन। अंग में अगर हम लिखें तो ये स्वरूप बनेगा अंग। इसी तरह अह में अ स्वर है और ह जो है व्यंजन है, तो ये न स्वर है न व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों के योग न होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा गया। ये अह और अंग, ये दो वर्ण जो हैं इनमें स्वरों का योग नहीं है और व्यंजनों का भी योग नहीं है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह यानी अब वर्णमाला में 3 प्रकार के अक्षर हो गए, पहला स्वर है, दूसरा अयोगवाह है और तीसरा व्यंजन है। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे थोड़ा सा हम वर्णमाला पर आते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जरूरी है। बच्चों, अयोगवाह के विषय में अभी हम बता रहे थे, अयोगवाह के विषय में आपको जानकारी मिल गई। अब आते हैं ये स्वर माला में, एक बार फिर से देख लीजिए, अ आ ई उ री। यहाँ पर अ को छोटा अ और आ को बड़ा अ। ये प्रथम ई को छोटी ई और दूसरी ई को बड़ी ई। इन्हें हम स्वर और दीर्घ भी कहते हैं, ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं। छोटी ई को ह्रस्व और बड़ी ई को दीर्घ। छोटा आ को ह्रस्व आ और बड़ा आ को दीर्घ अ कहते हैं। इसी तरह से छोटा ऊ को ह्रस्व ऊ और बड़ा ऊ को दीर्घ ऊ कहते हैं। ए को ह्रस्व ए और आई को दीर्घ ए कहते हैं। इस तरह से आप ये जान लीजिए कि जो छोटा आ छोटा बड़ा आ आप पढ़ते हैं, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते हैं, वह ह्रस्व और दीर्घ है वास्तव में। इसके बाद आते हैं अयोगवाह में, अंग अह हो गया अयोगवाह। व्यंजन माला में अब आते हैं। व्यंजन माला में कुल मिलाकर के देखिए कितने वर्ण आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये 5 हैं। आपने सोचा होगा कि वर्णमाला जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वर्णमाला के चार्ट में क ख ग घ ङ एक पंक्ति में होता है, दूसरी पंक्ति में च छ ज झ ञ। इसी तरह से 5 पंक्तियां 5-5 वर्णों की हैं। आप कभी विचार किए होंगे कि इनमें 6 वर्ण की पंक्ति क्यों नहीं होती है, या 3 वर्ण की पंक्ति क्यों नहीं होती है, या 10 वर्ण की पंक्ति क्यों नहीं होती है? क्यों? इसलिए कि ये इनका उच्चारण स्थल अलग अलग है। क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थल काक है, इसलिए काकल्य ध्वनियां कहलाती है। इसको मौखिक रखते चलिए। क ख ग घ ङ ये काक से उत्पन्न होती है, कंठ से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें कंठ ध्वनियां या काकल्य कहते हैं। कंठ या काकल्य। फिर च छ ज झ ञ, ये च छ ज झ ञ इनका उच्चारण स्थल ऊपर के ओठ के दांत के थोड़ा सा अंदर जो तालु है, वहां कोमल तालु से इनका उच्चारण होता है, इसलिए च छ ज झ ञ
ये कोमल तालव्य ध्वनियां हैं। और ट ठ ड ढ ण ये थोड़ा सा जीभ को और अंदर ले जा करके स्पर्श करना पड़ता है, तब ट ठ ड ढ ये उच्चारण संभव होते हैं। तो इनको तालव्य ध्वनियां कहते हैं। छ छ ज झ ञ कोमल तालव्य और ट ठ ड ढ ण इनको कठोर तालव्य कहते हैं। आप मुख में जीभ ले जाकर के ऊपर की ओर स्पर्श करिए, दांत से जब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो कोमल तालव्य है, उसके अंदर चलेंगे तो कठोर तालव्य है। तो उन उच्चारण स्थलों के कारण इनका नाम भी उस तरह से बन गया है। ये कठोर तालव्य, ये कोमल तालव्य, ये कठोर तालव्य। त थ द ध न, ये आप त थ द ध न का उच्चारण करके देखिए तो ये जीभ जो है, जिह्वा आपकी ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है, तो इसलिए दंत्य ध्वनियां इनको कहते हैं। ता था दा धा न ये दंत्य ध्वनियां कहलाती है। इन ध्वनियों को दांत से उच्चारण होने के कारण इन्हें दंत्य ध्वनियां कहा गया। फिर से देख लीजिए कवर्ग। अच्छा, इन ध्वनियों के वर्ग हैं, वर्गों के नाम है। इसका नाम कवर्ग है, इसका नाम चवर्ग है, इसका नाम टवर्ग है, और इनका नाम तवर्ग है, इनका नाम पवर्ग है। अब पवर्ग में देखिए प फ ब भ म, ऊपर का ओठ और नीचे का अधर दोनों का स्पर्श होना आवश्यक है। यानी प फ ब भ, आप नीचे के अधर को अगर दबा लें और प बोलने की कोशिश करें तो नहीं बोल पाएंगे। यानी इसमें अधरोष्ठ का सम्मिलन होता है, अधर और रोष्ठ का सम्मिलन होता है, इसलिए इनको ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण ये ध्वनियां ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। अब ये सभी ध्वनियां कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, ये सभी ध्वनियां कहीं न कहीं जिह्वा या ओठ एक दूसरे को, या दंत या तालु या कठोर तालु या काक, इन सब के स्पर्श होने से और स्पर्श के संघर्ष होने से इन ध्वनियों का उच्चारण संभव होता है। इसलिए इन ध्वनियों को स्पर्शी ध्वनियां कहते हैं। ये ध्वनियां सब मिला करके स्पर्शी ध्वनियां कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण मुख विवर में जितने उच्चारण के अंग हैं उनके कहीं न कहीं एक दूसरे के स्पर्श से ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको स्पर्शी ध्वनियां कहते हैं। य र ल व इसी तरह से अंतस्थ कहलाती है, अंतस्थ कहलाती हैं। और ये श श स ह क्षत्रज्ञ, श श स ह, इन ध्वनियों को ऊष्म कहते हैं। अब इधर ध्यान देने की जरूरत है कि य र ल व का उच्चारण हम ऐसे करते हैं कि स्वरों से मिलता जुलता उच्चारण है। जैसे आप कहते हैं कि ये बच्चे, ये बच्चे, तो प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के लोग या जो हिंदी भाषा के का सक्षम ज्ञान जिनको नहीं है, वे बोलते हैं ए बच्चे। जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, सीधे सीधे कह लीजिए, वे बच्चे को तो वे बोलेंगे, लेकिन वो ग्लास ले आओ, वो ग्लास ले आइए, तो वो को ओ बोलेंगे, ओ ग्लास। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि य और व का उच्चारण प्रायः व्यंजन स्वर जैसा हो जाता है, ए और ओ के जैसा। ये और का उच्चारण ए जैसा, वो का उच्चारण ओ जैसा। इसी तरह से व का उच्चारण अ जैसा और या का उच्चारण भी अ जैसा हो जाता है। इस कारण से इनको हम स्वर और व्यंजन के बीच में रखते हैं और इनको अंतस्थ कहते हैं। अंतः माने बीच, मध्य, तो अंतस्थ व्यंजन ये कहलाते हैं। और श, शाखा, शाह, श का उच्चारण
तालु से होता है। श का उच्चारण स्थल, ये प्रथम श जो है तालु से होता है इनका उच्चारण, इसलिए इसको तालव्य श कहते हैं। द्वितीय श जो है इसका प्राय ग्राम्य दोष से ग्रसित विद्यार्थी इसको पिटचिरुआ श कहते हैं, और इसको शरीफा वाला श कहते हैं, और इसको सरौता वाला श कहते हैं। आप इस तरह के बोली न बोलिएगा। अगर हिंदी भाषा और व्याकरण आप पढ़ते हैं तो इसको जान लीजिए, ये श तालु है और इस श को तालव्य श कहते हैं। ये श, इसका उच्चारण स्थल मूर्धा। मूर्धा कहाँ है? जहां आपका काक है, गले कंठ के पास काक ऊपर के तालु से लटकता रहता है, उसके पहले का प्रदेश क्षेत्र मूर्धा कहलाता है, और इसलिए इस ध्वनि को हम मूर्धन्य श कहते हैं। और इसे दांत से उच्चारण करते हैं। इस श के उच्चारण में आपके जिह्वा ऊपर के दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत ध्वनियां कहते हैं। दंत से स्पर्श होने के कारण इसे दंत ध्वनि कहते हैं। इसका ध्यान आप हमेशा रखिएगा। कहीं भी कोई निरीक्षण में जाता है, विद्यालयों में विद्यार्थियों के निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक बुलाए जाते हैं बाहर से, तो उनमें से पहले जाकर ये पूछते हैं इस श को क्या कहते हैं, तो लड़के बोलते हैं कि इस श को शलजम वाला श बोलते हैं, शरीफा वाला श। तो ऐसा नहीं है। शरीफा वाला श, आम वाला श, कटहल वाला श, ये सब ठीक नहीं लगता है। आप इसका उच्चारण स्थल जानिए और उसके आधार पर इनके नाम का, सही नाम का उच्चारण कीजिए। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। इनका उच्चारण स्थल श का तालु है और इस श का उच्चारण स्थल मूर्धा है, तो दोनों का उच्चारण अब तालु से मान लिया गया है। भाषा का ये स्वभाव है सरलीकरण। भाषा कठिन उच्चारण से सरल उच्चारण की ओर गमन करती है। पहले संस्कृत से धीरे 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 हजारों साल में हिंदी का उदय हुआ। आप जानते हैं संस्कृत भाषा इसके उच्चारण की तुलना में, हिंदी की तुलना में थोड़ा सा क्लिष्ट थी, कठिन थी, तो भाषा सरलीकरण की ओर बढ़ी और हिंदी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। जैसे आप जान लीजिए, रिक्शे वाले से कहेंगे स्टेशन चलिए, तो वो बोले कौन सा स्टेशन? स्टेशन को सीधे टेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो सा गायब कर जाता है, उसको बोलने में दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे टेशन बन गया। रिपोर्ट शब्द है अंग्रेजी का, आप देख लीजिए भाषा सरलीकरण की ओर कैसे जाती है। रिपोर्ट, रिपोर्ट बोलने में कठिनाई थोड़ा सा होती थी, अब उसका हिंदीकरण हो गया पूरी तरह से। अब उसे कहते हैं रपट। भैया हम रपट लिखा के आ रहे हैं, रिपोर्ट लिखा के आ रहे हैं, दैट इज हम रपट लिखा के आ रहे हैं। तो रिपोर्ट थोड़ा सा कठिन है, रपट सरल है। भाषा का स्वभाव है सरलीकरण की ओर जाना। अब आता है क्षत्रज्ञ, अंतिम संयुक्ताक्षर जिसे आप कहते हैं। एक तो संयुक्ताक्षर कई हैं, जैसे क में धन र जोड़ दिया गया तो क्र हो गया, ये भी संयुक्ताक्षर है। लेकिन क्ष जो है, क धन मूर्धन्य श धन अ, क्ष। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को सुना होगा बोलते हुए, वो उच्चारण करते हैं दीक्षा, रक्षा, वो बहुत शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो ये क और श के मेल से बना हुआ है, तो क्ष उच्चारण होता है। फिर त्र, त और र के मेल से, और ज्ञ, ज और य के मेल से। ज्ञ, ज्ञ, त्र, क्ष। ये और एक और है श्र। तालव्य श में र का योग कर दिया गया तो श्र प्राप्त हुआ, श्र। तो ये चार संयुक्ताक्षर पारंपरिक है। पारंपरिक कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि परंपरा से इसको इस रूप में लिखा जाने लगा है।
इसका एक अलग से स्वरूप बन गया है। रक्षा जब हमें लिखना है तो हम रक्षा ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका एक स्वरूप बन गया है, वो ऐसे रक्षा लिखा जाएगा। तो ये 4 संयुक्ताक्षर पारंपरिक हैं, इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में शामिल भी हैं, क्षत्रज्ञ और श्र। अब 2 वर्ण और बचते हैं, वे हैं ड, ड के नीचे बिंदी और इसको कहा गया अड़, और ढ, ढ के नीचे बिंदी, इसको कहा गया अढ़ा। देखिए इस ड से शब्द बनेगा डमरू, लेकिन अड़ा से आरंभ होने वाला कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। ड़ शब्द आरंभिक नहीं होगा, ये बीच में इसका प्रयोग हो सकता है। लड़का, लड़की, अनेक शब्द आपको मिलेंगे। इसी तरह ढ का ढाक, ढाल, तमाम शब्द मिलेंगे जिनसे शब्द का आरंभ होता है, किंतु ढ़ से कोई शब्द आरंभिक नहीं मिलेंगे। पढ़ना, ढ़ बीच में आएगा। चढ़ाई, ढ़ बीच में आएगा। ढ़ से आरंभ होने वाले शब्द नहीं मिलेंगे। ये आरंभिक ढ़ और ढ़, ये आरंभिक अक्षर, आरंभिक वर्ण नहीं है। इनका प्रयोग हम शब्दों के बीच में ही अंत में करते हैं। इस अंतर को आपको समझना चाहिए। बच्चे प्राय लिखने में ये गलतियां करते हैं। ड़ की जगह ड ही लिखेंगे। लड़का, लड़का लिखना है तो लड़का लिख देंगे, और जहां लड़ाई लिखनी है वहां लड़ाई लिख देंगे। तो ये गलतियां आप न करें। ड, ढ अलग है और ड़, ढ अलग अलग वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में इतने वर्ण शामिल हैं। इनमें भी कई प्रकार के व्यंजनों में भी कई प्रकार के, अनेक प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। उसके विषय में आप जानकारियां धीरे धीरे प्राप्त करते चलेंगे बीच बीच में। आज के लिए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में शेष बातें लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।